नमस्कार, नमस्ते भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं शिरीन और जिया शर्मा। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं और आज बात कर लेते हैं 13 राज्यों में होने वाले 29 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों की काउंटिंग की। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज, और इस काउंटिंग के सबसे तेज नतीजे आपको सिर्फ एबीपी न्यूज पर ही दिखेंगे। तो हम लगातार आपको अपडेट देंगे। मेरे दाएं और बाईं तरफ जो आप टैली देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लोकसभा और विधानसभा की सीटवार आपको नतीजे और रुझान दिखाते रहेंगे। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के 3 लोकसभा चुनाव हैं 3 राज्यों में, और इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों के रुझानों नतीजे आने हैं। हर राज्य के हिसाब से विधानसभा सीटों के नतीजे और रुझान हम आपको दिखाते रहेंगे। आंध्र प्रदेश में 1 सीट पर होना है उपचुनाव। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। 2 सीटें बीजेपी के विधायकों के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई है। महाराष्ट्र में 1 सीट पर विधानसभा चुनाव है, जबकि मेघालय में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव है। मिजोरम में भी 1 सीट पर उपचुनाव होना है। तेलंगाना में भी हजूराबाद सीट 1 ही सीट पर उपचुनाव होना है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको हम दे दें, मतगणना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे कर रुझान भी सामने आने लगेंगे और आपको अपडेट हम देते रहेंगे कि आखिर कहां से कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है, कौन पीछे छूट गया है। और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं उपचुनाव 2021 विधानसभा की कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर पहले मतदान हुआ और अब आज मतगणना शुरू हो चुकी है। मनोज्ञा और सचिन हमारे साथ जुड़ गए। आइए सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की जो सीट है उस पर लगातार अपडेट्स हमको दे रही है मनोज्ञा लोईवार, उनके पास लिए चलते हैं। मनोज्ञा, अभी क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, और इस बार मुकाबला हो सकता है 2021 के मई के रुझान की तरह ना हो, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा, क्योंकि 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। खर्दा विधानसभा सीट से, जहां पर वर्तमान के खुद मंत्री इस समय चुनाव लड़ रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, और उनके खिलाफ हैं बीजेपी के भी उम्मीदवार। लेकिन बाकी सारी सीटों पर भी इस बार चुनाव दिलचस्प होगा। देखिए, आज अभी काउंटिंग शुरू हो गई है खर्दा और बाकी सारे इलाकों में भी, लेकिन इस बार तस्वीरें बहुत सारे मुद्दों से अलग हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव के बाद, भवानीपुर के जीत के बाद, अब ये चुनाव वैसे तो केक वॉक माना जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, लेकिन बार बार एक ही बात कह रही है टीएमसी कि इस बार क्या मार्जिन पहले से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 28,000 सीट वोट का मार्जिन था पिछली बार खर्दा में और भवानीपुर में भी, जहां से शोभन देव चट्टोपाध्याय थे, तो बाकी सारी सीटों पर भी, यानी कि जंगीपुर और बाकी सीटों पर भी इस बार देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से मतदान के रुझान आज सारे दिन, क्योंकि हम आपको एबीपी न्यूज पर रखेंगे आगे, और मिजोरम और मेघालय की सीटों के बारे में भी बताएंगे जहां मतगणना शुरू हो चुकी है। ठीक है, आप रहिए मनोज्ञा हमारे साथ। हम अब सीधे रुक कर लेते हैं मंडी से। सचिन कुमार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सचिन, अपडेट भी दीजिएगा। शुरू हो चुकी है यहाँ पर मतगणना, और साथ ही देखिए, ये तो प्रतिष्ठा का सवाल कांग्रेस के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक परिवार की यहाँ पर बात है। क्या कुछ फिलहाल आपको नजर आ रहा है? जी देखिए, इस चुनाव की जो बाईपोल मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट का हो रहा है, इसकी अहमियत हमें समझनी है कि 2019 में बेशक बीजेपी ने ये जो मंडी लोकसभा सीट थी, ये 4 लाख वोटों से ज्यादा के मार्जिन से जो है जीती थी, मगर इस बार जो है मुकाबला बिल्कुल कांटे का है, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। प्रतिभा सिंह खड़ी हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल के जो हैं सबसे बड़े कदावर नेता थे वीरभद्र सिंह, और दूसरी तरफ ये मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट जो है, जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, उनकी असेंबली सेगमेंट भी इसी मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट में है, सराज जो है। तो जयराम ठाकुर ने इस पार्लियामेंट्री चुनाव में पूरा जोर जो है लगा दिया था। बेशक 3 सीटों पर हिमाचल में जो है विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, पर मुकाबला जो है यहाँ है, और कंसंट्रेशन जो है यही थी सारी नेताओं की, क्योंकि ये सीट जो है अब प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए, और खासकर वीरभद्र सिंह जो जिनके देहांत अभी हुआ था, उसके बाद अब प्रतिभा सिंह को जो है यहाँ कैंडिडेट बनाया गया है। तो दोनों के लिए जो है, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए, ये जो है इस बार प्रतिष्ठा का सवाल जो है, ये मंडी सेगमेंट जो है बाई इलेक्शन जो है बना हुआ है, और दोनों पार्टियों ने ही यहाँ जो है ताकत जो है पूरी झोंकी थी इस बाई इलेक्शन में। रुझान अभी आना शुरू होंगे, 8 बजे काउंटिंग जो है शुरू हुई है, पर कांटे की टक्कर जो है मानी जा रही है। ये 2019 की तरह हिमाचल प्रदेश हो सकता है के कि मंडी में कांटे की टक्कर है। प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है,
वो इस सीट से किस्मत आजमा रही हैं, जबकि ये जयराम ठाकुर जो कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, उनका गृह जिला है, उन्होंने पूरी ताकत यहाँ पर लगाई हुई है। सिरसा चलते हैं, हमारे सहयोगी जिनेंद्र कुमार वहाँ पहुँचे हुए हैं। एलानाबाद सीट है जहाँ से अभय सिंह चौटाला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल कांडा यहाँ से मैदान में, दो परिवार जो कि बेहद ताकतवर हरियाणा में, उनके बीच ये मुकाबला। जिनेंद्र, बिल्कुल विकास जी, अभय सिंह चौटाला ने किसान कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके का सरकार का रवैया है उसको लेकर इस्तीफा दिया था। हालांकि दिलचस्प ये है कि एक बार फिर जब उपचुनाव का ऐलान हुआ तो वो उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। उनका मुकाबला है गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा सिरसा से विधायक हैं। हालांकि उनकी अपनी पार्टी है, उनके सगे भाई को बीजेपी ने इस बार उतारा है और बीजेपी के जो पिछली बार उम्मीदवार थे वो इस बार कांग्रेस की टिकट पर हैं। इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि कहा यही जा रहा है जानकारों की तरफ से कि मुख्य मुकाबला अभय सिंह चौटाला यानी इनेलो और बीजेपी जेजेपी के कैंडिडेट गोविंद कांडा के बीच है। मतगणना सिरसा के ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो चुकी है। पहला रुझान अब से कुछ देर में ही सामने आ जाएगा। लेकिन तकरीबन 1.25 लाख मतदाता है विकास जी यहाँ पर, और 80% से ज्यादा मतदान हुआ। समझा जा सकता है कि इस उपचुनाव की अहमियत क्या है। इस उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ है या फिर समीकरण में ज्यादा अंतर नहीं आया है। अभय सिंह चौटाला की दावेदारी बेहद मजबूत है, लेकिन दिलचस्पी यही बनी हुई है कि क्या गोविंद कांडा, जो गोपाल कांडा बेहद कद्दावर नेता है सिरसा इलाके के, उनके अपने भाई हैं, क्या वो अभय सिंह चौटाला के रथ को रोक पाते हैं या नहीं। देखना यह भी होगा कि कांग्रेस, जिसने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, हालांकि मुकाबले में वो अब तक तीसरे स्थान पर ही चल रही है, वो कितने वोट लाती है। तो एलनाबाद का नतीजा हरियाणा, पंजाब, इस समय पटना से लालू प्रसाद यादव जीत होगी आप लोग की। लालू जी आज निकले थे लालू प्रसाद यादव, और आज बिहार विधानसभा में उपचुनाव हैं। यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू के बीच सीधा मुकाबला है, और चुनाव के रुझान से पहले लालू प्रसाद यादव ने जीत की उम्मीद जताई है। पहली बार लालू प्रसाद यादव 2016 के बाद चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और आरजेडी की जीत के लिए पूरा जोर लगाया था। आपने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे। प्रकाश कुमार हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ गए हैं। प्रकाश कुमार का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, बहुत ही ज़्यादा कांटे का मुकाबला इन सीटों पर, आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए ये सम्मान की लड़ाई से ज़्यादा अहम की लड़ाई। विकास, अभी हमने आपको दिखाया लालू जी की तस्वीर और उन्होंने जो कहा कि वो दोनों सीट जीत रहे हैं और तबीयत खराब है, और उन लोगों ने, लालू यादव ने भेजा है तेजस्वी यादव को दरभंगा और जगदानंद सिंह को मुंगेर भेजा है, ताकि वहां पर जो मतगणना हो रहा है सबका ध्यान अभी उसी पर है। और आरजेडी का क्योंकि शुरू से ये आरोप है कि इस बार वो जीत गए थे, तेजस्वी तय थे, मुख्यमंत्री बनना उनका तय था, लेकिन सरकारी गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से उनकी सरकार नहीं बन पाई। तो इन दो उपचुनाव में जिस तरह से ताकत झोंकी गई थी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, तेजस्वी यादव अकेले अपनी कमान संभाले हुए थे और पूरे दोनों उपचुनाव पर लगातार कैंप भी कर रहे थे और वहां पर कई रोड शोज भी किए थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी तरफ से कमान संभाले हुए थे। बीजेपी के कई नेता कैंप कर रहे थे इन दोनों इलाकों में और जाकर के मतदाताओं को रिझा रहे थे, क्योंकि इस बार जो गणित है वो फिल करने की कोशिश की गई थी। जिस तरह से तारापुर में एक वैश्य उम्मीदवार उतारा गया था, जिस वजह से ये कहा जा रहा था कि जो परंपरागत वोट है एनडीए का वो छिटक रहा है। दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान में एक मुसहर जाति के उम्मीदवार बनाए गए थे, तो इस वजह से खलबली मची हुई है कि आखिर इस दोनों सीटों पर क्या होता है। लालू यादव पहली बार 6 साल बाद जो है वो चुनाव प्रचार में उतरे थे, तो उनको देखने के लिए भी भीड़ थी और ये भी देखना होगा कि उनके प्रचार का कितना ज़्यादा लोगों के ऊपर में असर पड़ा, क्या मतदाता उनकी बातों में आए और फिर ये 2 विधानसभा के उपचुनाव जो कुछ ही देर में गिनती शुरू होने वाली है उस पर क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सारी निगाह, सबकी निगाह जो है वो इस 2 उपचुनाव पर, हालांकि 2 जगह पर उपचुनाव से सरकार के गिरने या सरकार के जाने आने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन साख पर सब कुछ है। क्योंकि सरकार
नीतीश की है और ऐसे में अगर यह 2 सीट उनके हाथ से निकल जाती है तो विपक्ष को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये 2 सीटें सरकार के हाथ में आ जाता है झोली में तो उनका कॉन्फिडेंस और मजबूत हो सकता है। परसेप्शन के लिहाज से प्रकाश आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन दोनों सीटों पर जेडीयू सीधे आरजेडी से मुकाबला कर रही है। न केवल कोरोना काल के बाद, पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाद, लालू प्रसाद यादव के चुनाव प्रचार में आने के बाद ये पहला उपचुनाव है जिसके नतीजों का सबको इंतजार है। अगर जेडीयू जीती तो नीतीश कुमार और मजबूत होकर उभरेंगे, और जेडीयू हारी तो निश्चित रूप से उनका जो आत्मविश्वास है कम होगा। पहले ही कम सीटों के साथ वो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के गहरे दबाव में हैं और इस हार के साथ और ज़्यादा दबाव में जा सकते हैं। जबकि लालू प्रसाद यादव अगर आरजेडी जीतती है तो निश्चित रूप से जो आरजेडी का ट्रम्प कार्ड था, लालू प्रसाद यादव को एक तरह से चुनाव प्रचार में झोंका था, वो एक कॉन्फिडेंस आरजेडी का और ज़्यादा बढ़ेगा। तेजस्वी यादव के लिए आगे की राह और ज़्यादा आसान होगी, क्योंकि यहाँ से जो परसेप्शन लेके निकलेंगे वो उनको और आगे मजबूती देगी। तो हमारे साथ जैनेंद्र बने हुए हैं, हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल भी बनी हुई हैं, सचिन हमारे साथ बने हुए हैं, प्रकाश कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, 4 सीटों पर उपचुनाव है और 2 सीटें बीजेपी के मौजूदा विधायकों ने खाली की हैं। इस लिहाज से टीएमसी के लिए यहाँ पर तो विन विन सिचुएशन है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से जो एट्रिशन रेट है इस समय, अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी से तृणमूल जाने की जो प्रक्रिया है, अभी 2 दिन पहले ही राजीव बनर्जी शामिल हो गए अभिषेक बनर्जी के साथ त्रिपुरा में, तो छोड़ा बंगाल में था लेकिन ज्वाइनिंग त्रिपुरा में हुई। और यही बता रहा है कि किस तरह से, अगर एक शब्द है अंग्रेजी में डिप्लीशन रेट, जो बहुत हाई हो रखा है इस समय बीजेपी के लिए बंगाल में। शुरुआत उनकी 77 से थी, 70 से नीचे विधायक हो गए हैं, अब इतनों की संख्या हो चुकी है जो जा चुके हैं, और अभी ऐसा माना जा रहा है कि कतार में 10-15 और हैं। अगर ऐसा चलता रहा और आज की 4 सीटें भी हो गई, तो जो ममता बनर्जी ने 2 मई को कहा था कि उनका सपना था कि 2021 में 221 सीटों से जीतेंगे, वो लगभग पूरा होता नजर आ रहा है इन 4 विधानसभा सीटों के साथ। ये तृणमूल कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि 2 मई के बाद जो मारपीट की घटनाएं हुई हैं उसके खिलाफ अगर आवाज उठानी है, और बांग्लादेश की जो घटनाएं हुई हैं जिसमें बार बार दुर्गा पूजा पंडालों पर अत्याचार हुए हैं या तोड़फोड़ हुई है उनमें, उसका क्या कोई असर, जो बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो भले हिंदू मुसलमान हो या फिर पिटाई का मामला हो या फिर करप्शन का मामला हो, क्या वो इस बार बीजेपी को इन 4 सीटों में कम से कम 2 पर पार लगा पाएगी? क्योंकि 2 पर तो तृणमूल कांग्रेस का वर्चस्व करीब 1 दशक से ऊपर से रहा है, और उपचुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होने की आशंका बंगाल में नहीं होती है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। जैनेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सिरसा से। जैनेंद्र, यहाँ के मुद्दे एक बार हम समझना चाहेंगे कि क्या उन मुद्दों का इफेक्ट आज की मतगणना पर पड़ने जा रहा है, और अगर यहाँ पर जीत किसी की भी होती है तो उससे क्या आने वाले चुनावों के लिए एक फीडबैक मिल जाएगा? निश्चित तौर पर हाई वोल्टेज चुनाव एलनाबाद में हुआ है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के सबसे बड़े चेहरे हैं, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं, उनका ये गढ़ रहा है जी। उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। काफी कद्दावर नेता हैं और लोकप्रिय भी हैं। ये गढ़ है चौटाला परिवार का ये सीट, लेकिन उनको चुनौती जो दे रहे हैं गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा, काफी रसूख है इस परिवार का, और इसी वजह से तमाम किसान आंदोलन में बीजेपी उम्मीदवारों का और नेताओं का विरोध हो रहा है। उसके बावजूद गोविंद कांडा चूंकि गोपाल कांडा के भाई हैं, तो इस वजह से वो पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ पाए। नतीजे बिल्कुल बताएंगे कि क्या अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया, जनता उससे नाराज है या फिर जनता एक बार फिर उन्हीं को चुनने के मूड में है। ये दिखाएगी कि क्या बीजेपी ने पिछली बार यानी 2019 विधानसभा चुनाव में जो वोट लाए थे उससे कम वोट आते हैं, ज्यादा वोट आते हैं। किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा था इस उपचुनाव में, और इस सीट पर जाट और इसके अलावा सिख मतदाता भी हैं। अब मैं बताऊं शिरीन आपको कि जो सीट है बिल्कुल पंजाब से सटी हुई सीट है, तो पंजाब और हरियाणा की सियासत का एक रिफ्लेक्शन जरूर है। देखिए, यही वो तमाम बातें हैं कि आखिर इन तमाम मुद्दों का असर होगा या फिर नहीं होगा, और ये उपचुनाव के जो नतीजे हैं महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये आगे की दिशा बताएंगे। क्योंकि देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले उपचुनाव के नतीजे, इसीलिए कि आखिर दशा और दिशा क्या दिख रही है आने वाले चुनावों की, इस पर भी बहुत निर्भर करता है। इस पर बड़ी कवरेज लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं।
तो देखिए, उपचुनावों के नतीजों के लिए अब मतगणना शुरू हो चुकी है। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे, सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर हर जानकारी देखेंगे। और देखिए, बिहार में भी उपचुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी जिस तरह से मेहनत की गई थी अलग अलग सियासी दलों की तरफ से, उसका नतीजा क्या होगा वो भी आपको हम बताएंगे। उससे पहले जरा देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। क्या उम्मीद है, क्या कहना है? नहीं, हमें पूरा विश्वास है, हम चुनाव जीत रहे हैं और जनता ने जनादेश जो है राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को दिया है और रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे। लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी, इस बार धांधली, गड़बड़ी और जनादेश का हरण और चोरी जनादेश की हम एकदम नहीं होने देंगे। हम लोग हैं और हमारी टीम लोग हैं कि हर एक लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कई मंत्री डेरा डाल के रखे हैं, उन पर भी हमारी नज़र है, सब लोगों पर नज़र है। कहीं भी कोई गड़बड़ी होगा हम वहीं पहुँचेंगे। पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाईपोल में नेता प्रतिपक्ष या जो बड़े नेता है खुद आके देख रहे हैं कि कुछ हो ना, इसके पीछे कोई नहीं, हमारा फ़र्ज़ है लोकतंत्र बचाने का। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका अपहरण ना हो, बेईमानी ना हो, हरण ना हो, ये हमारा दायित्व है इस चीज़ को रोकने का, इसलिए हम। तो देखिए, तेजस्वी कह रहे हैं कि चोरी, हरण, धांधली और अगवा जनादेश होगा तो हम जमीन पे आएंगे, सड़क पर उतरेंगे। प्रकाश कुमार, इतना डरे हुए क्यों है तेजस्वी? देखिए, तेजस्वी एक स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति के तहत चल रहे हैं। वो अपने समर्थकों को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कहीं से भी हार होती है तो इसमें ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी फैलाई गई है, इस वजह से हुई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दरमियान वो लगातार सोशल मीडिया पर बने रहे और जो भी कुछ अगर हो रहा था तो आरोप की झड़ी लगा रहे थे। तो ऐसे में अगर जीत होती है तो वो बताएंगे कि सरकार को गड़बड़ी करने नहीं दिया, इसलिए उनकी जीत भी हो गई है और उनको लोगों का समर्थन है, उनको बड़ा मौका मिल जाएगा सरकार पर हमला करने का। और अगर हार होती है तो इसी बहाने जो आरोप शुरू से लगा रहे थे वो आरोप फिर तय हो जाएगा उनकी तरफ से, उनके समर्थकों को ये बताने के लिए। पर एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से इस बार चुनाव प्रचार किया और अपनी कमान हाथ में ली, उससे ये साफ दिख रहा था कि वो आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ी चुनौती खड़ा करेंगे। बिल्कुल, खासतौर से अगर इस सीट पर फैसला उनके मन मुताबिक आता है तो। बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट्स हम देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार एक बड़ी कवरेज के तहत आपको हर जानकारी हम दे रहे हैं। आपको बता दें कि 29 विधानसभा सीट और 3 लोकसभा सीटों पर लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। क्या है अहम मुद्दे, कौन उम्मीदवार है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है एबीपी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, तमाम बड़ी खबरें फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।